प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी मंगलकारी शुभकामनाएं। जैसा कि कल मैंने वीडियो में कहा था कि आज धनतेरस के दिन हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ घंटे भर समय बिताया जाए एज ए लाइव जीके के लिए, जीएस के क्वेश्चन आंसर के लिए। आप जानते हैं आज का दिन थोड़ा मंगल उत्सव का होता है और उनमें अगर आप मार्केट में निकल गए तो आपके ऊपर नहीं होता कि फिर आप सही समय पे आ जाएंगे। वही हुआ। हम जब मार्केट से लौटे तो 10 बज चुके थे और तुरंत आपको लाइव आना और सिस्टमेटिक ढंग से आप तक पहुंचना मुश्किल था। तो मैंने ये महसूस किया कि परमात्मा की इच्छा सही है। फिर भी अपने वादे के मुताबिक जो रिकॉर्डेड वीडियो आप पर डे सुनते हैं उसमें हम इस कमी को पाटने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वादा है और रहेगा। चाहे दीपावली की बात से ही शुरू हो जाए, दूसरे दिन द्वितीया से, और लेकिन रहेगा। इधर आप लोग 2 दिन हमारे तरफ से एकदम फ्री माइंडेड, कोई क्लास या कोई पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में बहुत प्रेशराइज करने वाली बात नहीं है। 2 दिन आप जमकर अपने को ओपन माइंडेड ऊर्जा से भरने के लिए इस मंगलोत्सव में शरीक होकर अपने आप को तरोताज़ा कर लीजिए। कोई टेस्ट सीरीज की कोई बाध्यता नहीं, कोई प्रश्न पत्र सेंड नहीं, कोई क्लास सेंड नहीं। यानी परसों दिवाली है और आज इस समय 1:10 हो रहे हैं जब हम धनतेरस के बाद वाले दिन पर, यानी 11/10 के बजाय 11 नवंबर को हम सुबह में लगभग 1:15 पे आपसे बात कर रहे हैं। 12 को दिवाली है, यानी कल। तो आज और कल ये 2 दिन कोई क्लास आपको नहीं जाएगी और ना ही इसमें किसी प्रकार की पढ़ाई के लिए फोकस होगा। आप इसका एक प्लीज़र, एक एनर्जी को इकट्ठा करने की दृष्टिकोण से इस उत्सव को बगैर पटाखे या उस प्रकार के हिंसक या जिससे चोट चपेट न लगे उससे दूर रहते हुए इस पर्व को सेलिब्रेट करते हुए, संकल्पबद्ध होते हुए, शाम के समय जो विशेष माँ लक्ष्मी की पूजा होती है उसमें माँ सरस्वती को आराध्य मानते हुए अपने संकल्प को साधते हुए इस सत्र के लिए, यानी आने वाली दीपावली तक के लिए आप एक संकल्प सूत्र से बंध सकते हैं। अपने लक्ष्य को अंतः संकल्प में रेखांकित कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो सकते हैं और नए रूप से आप द्वितीया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो डेट आपको कि दीपावली के जस्ट दूसरे दिन बाद नहीं, 1 दिन अंतर के, यानी 14 नवंबर से हमारी कोशिश होगी कि आपसे चाहे थोड़े समय ही लाइव रहा जाए, लेकिन रहा जाए ज़रूर। और एक और व्यग्रता बढ़ रही है बिहार यूपीओ के फाइनल रिजल्ट की। असल में बिहार में घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और वहाँ राजनीतिक रस्साकसी तेज हो गई है। ऐसे में आपने सुना ही होगा, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, दोबारा वहाँ शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया है और उसमें आप ये भी जान रहे हैं कि लोक सेवा आयोग इन्वॉल्व है। अध्यक्ष समेत पूरी लॉबी जो रिजल्ट आउट करती है या जो जिनके ऊपर ये परीक्षा करवाने से लेकर रिजल्ट आउट तक करने, फिर ज्वाइन कराने की जिम्मेवारी है, उन सारे कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर डबल बर्डन गवर्नमेंट ने सडनली डाल दिया है, जो प्री प्लान नहीं था। उन्होंने पहले रिस्पांस में जिन बच्चों को 1,20,000 के आसपास एज ए टीचर कुछ पहले से ज्वाइन थे उनको कंटिन्यू करके इंक्लूड करके रिजल्ट को ओपन किया, तो उसका रिस्पांस उनको अपेक्षा से बेहतर नज़र आया, जिसके कारण भी, या ऐसा भी हो सकता है राजनीतिज्ञ के मन की भाषा कोई समझ नहीं सकता, प्री प्लान्ड भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपका रिजल्ट थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि आप ये जान रहे हैं हर दिन घटने के साथ चुनावी जो रंगमंच 2024 में लड़ा जाना है, जिसके लिए मोदी जी भी परेशान हैं, हर राजनेता परेशान है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई बाकी नहीं है। तो वहाँ भी जो सत्ताधीश दल है
एक तेजस्वी यादव, एक नीतीश कुमार सक्रिय हैं। उनका सरकारी हस्तक्षेप है, वो सरकारी महकमे के मुखिया हैं, तो उनके इशारे पर ही कर्मचारी काम करेगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये दोबारा वैकेंसी शिक्षक भर्ती की जो लगभग लाखों फिर दोबारा है, वो अगर गजट करने की बात ओपन मंच पे मुख्यमंत्री ने नहीं कही होती तो शायद आप लोगों के रिजल्ट आने में, जो एपीओ का फाइनल रिजल्ट है, उसमें अब तक कुछ स्पष्टता आ गई होती। लेकिन फिर भी सरकार अपने स्तर पर इसको बड़े तरीके से निपटना चाह रही है। 2 महीने में इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती और उनकी ज्वाइनिंग, और ऐसे ही इसमें भी चूँकि आप लोगों का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है तो उनको एक रिजल्ट तैयार के केवल ओपन करना है। मैं ये मानता हूँ कि 25 नवंबर तक, दीपावली के बाद, ये रिजल्ट आउट होना चाहिए। यानी 14 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। 2 अधिवक्ता बंधुओं ने मुझसे ये जानने की कोशिश की थी, वो बिहार के ही रहने वाले हैं। मैं बहुत बिहार के संदर्भित न्यूज़ पे यकीन नहीं करता और ना ही मेरी विशेष वहाँ से आस्था ही है, लेकिन सुनने को मिला कि शायद फिर से एपीओ वहाँ आ सकती है। मैं इसके बारे में प्रोडक्शन या कयासबाजी से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ। पहली तो मेरी उम्मीद और एक प्रार्थनात्मक अर्जी भाव परमात्मा से है कि हमसे जुड़कर जो 11 लड़के इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं, सबका इंटरव्यू पूरा हो चुका है, उसमें सारे के सारे लोगों का सिलेक्शन एज ए बिहार एपीओ उसी प्रकार से हो जैसे शिक्षक भर्ती में तमाम गोरखपुर, बलिया, बनारस, पूर्वांचल छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे बीएड कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया और वहाँ मास्टर बने हैं। कोई मिडिल में बना है, कोई बेसिक में बना है, जिसका जैसा था। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने प्रतीक्षा में जो उमड़ घुमड़ रहा है, अगर इंटरव्यू आप दे के आए हैं तो आप प्रार्थनात्मक भाव से दीपावली के दिन माँ जगदम्बा से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका दिन बहुरे, आप एक सामर्थ्यपूर्ण ज़िंदगी अपने स्वावलंबन की शुरू करें, बिहार सरकार की सेवा करें। बिहार अभियोजन निदेशालय में सरकारी वकील के हैसियत से एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऑफ बिहार सरकार की ही मदद नहीं करेंगे बल्कि न्याय के पक्ष में भी आप एक शागिर्द होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। मेरा व्यक्तिगत हित इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि 1-2 नहीं, 11 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैं संपर्क सूत्र मेरे पास है, और वो बड़े आशा के साथ, जिसमें से 6 बच्चे हमसे मॉक लेकर भी गए हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मेरी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जिन्होंने बिहार में इंटरव्यू के लिए अपने आप को आजमाया है, परमात्मा ने आपको आखिरी दरवाजे तक ला के खड़ा किया है, आपको निराश ना होना पड़े। मेरी ये भी उम्मीद है कि आने वाली कोई भी वैकेंसी जो बिहार कमीशन अगर न्यायिक सेवा या अभियोजन से जुड़ी हुई भर्ती को अंजाम देता है, जैसा आप जानते हैं 32वीं लोकसभा जो ऑलरेडी है, 32वीं लोकसभा कह रहा हूँ, 32वीं बिहार जूनियर डिवीज़न जिसका मेंस होना है, तो आप ये मान के चलें कि ये गवर्नमेंट जब तक है या चुनाव होना है तब तक यही फाइनल होगा, फिर नई वैकेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता। और मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि बिहार एपीओ इतने भारी मात्रा में भरने के तुरंत बाद गजट कर सकता है, लेकिन तूफान है, ज्वार है, राजनीतिक ज्वार है, और इस जोश में गवर्नमेंट ऐसे फैसले ले भी ले तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए। फिर भी अभी कयासबाजी से तब तक बचना है जब तक बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता और उनके ज्वाइनिंग के लिए तिथियां घोषित नहीं कर दी जाती, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाता। तब तक इस कयासबाजी से बिल्कुल अपने आप को दूर रखते हुए और अपने तैयारी को, अपने स्टडी को, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी और यूपी एचजेएस की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे अंतिम साल के अंतिम महीने की ओर बढ़ रही है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो 11 नवंबर है, दीपावली की छुट्टी है, तो 15 नवंबर यानी एक प्रकार से आधा महीना बीत चुका, और पूरा जो न्यायिक सेवा के लिए, चाहे हो उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए, मात्र महीना बच रहा है दिसंबर का। वो भी उसमें आप जानते हैं कि 25 दिसंबर से शीतावकाश हो जाता है। कमीशन या न्यायिक हाई कोर्ट इलाहाबाद, ये दोनों बंद हो जाते हैं, 15 से 20 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो इन सब स्थितियों में मुझे ऐसी संभावना अभी से लग रही है कि जो आने वाले समय है उसमें
जैसे ये प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि बिहार एपीओ का फाइनल रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसे इस बात की पक्की संभावना है कि इन्हीं दरमियानों में, यानी 15 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आप लोगों की सुनिश्चित कैलेंडर के बारे में, जैसा कल मैंने बताया था, कैलेंडर कमीशन जारी कर सकता है। और ऐसा संभव है कि संक्षिप्त नोटिफिकेशन उच्चतर न्यायिक सेवा का और संक्षिप्त नोटिफिकेशन यूपी एपीओ या जे में से किसी का आ सकता है। इसकी संभाव्यता फुल गजट नोटिफाइड होकर के, जैसे आर ओ का आप जानते हैं परसों की डेट में वो डेट इंक्रीज़ हो गई और 24 नवंबर तक फार्म आप भर सकते हैं। और ये अच्छी बात है। हमें भी ये उम्मीद थी कि एपीएस वाले फॉर्म का जब डेट बढ़ाया था कमीशन ने, तो हमें पक्का यकीन था कि 9 नवंबर के बाद ये डेट ज़रूर बढ़ेगी, और 9 नवंबर की शाम को ही कमीशन ने इसको बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया। इससे एक और संकेत मिलता है कि अगर 24 नवंबर तक वो फार्म भरा रहा है तो ये क्लियर मानिए कि 24 नवंबर तक उसका जो इन्वॉल्व है या जो कमीशन व्यस्त है वो इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त है। साथ ही पैरेलल वो जुडिशरी के सेगमेंट में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि एपीओ 69 सीट जो हुई है उसमें से ऐसे 17 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं जिन्होंने जजी में क्वालिफाई कर लिया है, तो वो एपीओ क्यों ज्वाइन करेंगे? तो उन 24 बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है जो एज ए वेटिंग एपीओ में भरी जा सकती है। तो एक जिम्मेवारी कमीशन के ऊपर आन पड़ी है, उससे निपटने के लिए उन सब चीज़ों में वो निश्चित तौर पर अधिकारी कर्मचारी संलग्न होंगे। साथ ही इस नोटिफिकेशन में जो यूपी जूनियर डिवीज़न को लेकर और उच्च एपीओ को लेकर कमीशन में और सरकार के बीच गहमा गहमी है। हाई कोर्ट भी उसमें विवक्षित रूप से बहुत ही गोपनीय ढंग से इंक्लूड है, उसको सूचनाओं की जानकारी है। कमीशन के कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल आश्वस्त हैं और हाई कोर्ट भी बिल्कुल आश्वस्त है कि कब निकलना है, कब प्री होना है, कब मेंस होना है, वो उसके बारे में आपस में सहमत है। हम आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये अत्यंत गोपनीयता का विषय है और होना भी चाहिए। हमको भी बहुत व्यग्रता नहीं करनी चाहिए, सब्र नहीं छोड़ना चाहिए, समय रहते ये सूचनाएं मिल जाएंगी। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 15 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये संक्षिप्त नोटिफिकेशन के तौर पर आखिरी चरण चल रहा है इस साल का, इसमें वो गजट हो सकती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो समय चल रहा है इसको यूटिलाइज़ करने, अपने अध्ययन को, जो जहाँ आपकी कमियां हैं, आपने अंक पत्र देख लिया है, उस पर बहुत मजबूती से स्लेब लगाइए। जैसे बारिश आने के पहले गांव में एक ज़माने में पलानी डाली जाती थी छप्पर पर, जिसका पास लागत नहीं है, वो थोड़ा बोना खर पतवार लेके, पत्तियाँ लेकर के उस पर पलानी डाल देता था, इससे बारिश हो तो छप्पर छुए नहीं। या खपरेल मकान है तो उसकी मरम्मत होती थी। या मान लीजिए आज के ही ज़माने में जिसकी पुरानी छत है, बारिश आने के पहले सीमेंट उससे वगैरह से वो उन दराजों को पाट देता है। या आपको अगर मान लीजिए एक ये गन्ने के सीज़न में, आप जानते हैं पुराने ज़माने में देखने को मिलता था, अब तो क्रेशर आ गया। पुराने ज़माने में होता था क्या कि कोल्हू बैल से गन्ने की पेराई होती थी, तो वो ऐसे रख दिया जाता था। जब सीज़न आता था तो उसको उसकी मरम्मत करके तब उसमें बैल लगा के और गन्ने की पेराई होती थी। यानी कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक रखी हुई है, जैसे मान लीजिए गेहूँ की मड़ाई वाला थ्रेसर है, उसमें कोई कमी हो गई, जंग लग गया, कोई बोल्ट ढीला हो गया, तो उसको मेंटेन करके फिर वो नए सेशन के लिए जो विशेष वर्क है, मड़ाई के लिए विशेष वर्क है, कोल्हू से गन्ने का रस पेरने के लिए विशेष वर्क है, बारिश आएगी तो उससे बचने के लिए जो सारे कार्य होते थे, वो आपका भी है कि आप अपने लाइफ में जो पीछे गलती कर रहे हैं, अगर आपको समय रहते पता चल गया है तो उसकी भरपाई कीजिए, उसकी मरम्मत कर लीजिए। मरम्मत करने का समय यही चल रहा है। मैं फिर आज कह रहा हूँ, 20 दिसंबर क्या 15 दिसंबर के बाद सरद ठंडक बढ़ जाती है और प्रयागराज नहीं, पूरे अखंड उत्तर भारत में जहाँ ये परीक्षाएं होनी है, सर्दी बढ़ जाती है। इसलिए आपका जो रात वाला समय है बिल्कुल बेकार जाने लगता है। तो अभी जो रात वाला समय पढ़ने में यूटिलाइज हो सकता है, उसमें लंबा लंबा ट्रिप मार के, लंबा लंबा खींच के आप अपने जीएस के पोर्शन को कवर करिए। इतना पढ़ लीजिए कि ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत ना रह जाए। अगर एग्ज़ाम जैसा कि संभावित है कि 4 फरवरी को आर ओ का प्री होना है, तो उसके पहले आप लोगों का चूँकि भी वैकेंसी आई ही नहीं है तो संभावना नहीं। एक और बात नोट करने वाली है, भले से कमीशन 24 नवंबर तक फार्म भरवा रहा है, लेकिन वो परीक्षा उसी टाइम पे ले रहा है। तो एक संभाव्यता मैं आपसे प्रकट कर दे रहा हूँ, डिले वैकेंसी नवंबर लास्ट, दिसंबर या
हद कर दी, जनवरी में कर दी, तो वो डेट जो लगाएगा, मतलब समझ लीजिए फॉर्म भरवाने से और एग्ज़ाम करवाने में 2.5 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं लेगा। तो अगर दिसंबर में आ जाती है तो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक, अगर जनवरी में बाई चांस आती है तो आप फरवरी मार्च यानी मार्च के मिड में हर हालत में आपका प्रीलिम्स होना चाहिए, चाहे जूनियर डिवीज़न आए, चाहे एपीओ आए, चाहे दोनों आए। तो ये माइंड मेकअप करके चलिएगा कि मार्च में 15 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच के कोई एक डेट संडे जो प्रीलिम्स अक्सर लेता है वो लगा सकता है। तो उस डेट के अकॉर्डिंग माइंड मेकअप करके चलिए कि किस हिसाब से हम करंट पढ़ें, किस हिसाब से हम जीएस के पोर्शन को एक एक महीने में कवर करते जाएं, और लगभग उन हर महत्वपूर्ण प्रखंडों पर हमारी एक अच्छी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह की तैयारी की पुनरावृत्ति, पुनरावलोकन जमकर हो जाए, जिससे उससे संबंधित जो ट्रेडिशनली जीएस के नाम पर सवाल आते हैं एग्जाम में हमारे गलत ना हो। तो इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आराम फरमाने, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन आप बिल्कुल फ्री हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किताब खोलकर जमे पड़े रहें, कोई पर्व में हिस्सा ना लें, कोई दीपक ना जलाएं, कोई उत्सव में शरीक न करें, कोई मिष्ठान वगैरह ना खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप इसको एंजॉय करें। मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू फेस करके आए हैं बिहार में, तो उसके लिए माँ जगदम्बा से अर्चना करें, विशेष संकल्प लें। मन में आपका कैरियर जिस सेक्टर में जा रहा है, मान लीजिए आप सिविल के स्टूडेंट हैं, आपको जुडिशरी से लेना देना नहीं है, तो जिस सेक्टर की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपका कैरियर फोकस्ड है, जहां आपकी एनर्जी डेडिकेट रही है पूरे लंबे समय तक, जिसके लिए आप अध्ययनरत हैं, पूरे ताकत से लगिए। आप जानते हैं कि अब की बार अच्छी सीट आरओ की है, जिससे जो मेरिट है उसमें भी ये मान के चलिए कि 105 नंबर जो ले आएगा, मेरा अपना निजी मानना है, जो सीट है, सीट के अकॉर्डिंग 105 से 110 वही एपीओ वाला वही नंबर आप ले आएंगे तो आप निश्चित तौर पर मेंस पाएंगे। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, वहाँ रीजनिंग और मैथ की जो जीके में पोर्शन है, चाहे प्री में या मेंस में, वो जीएस के लिए आपका विरोधाभासी संबंध है। आपसे कोई मैथमेटिक्स या रीजनिंग नहीं पूछी जाती आपके जीएस में, ना प्री में ना मेंस में। तो यहाँ डिफरेंस है। और साथ ही जो निबंधात्मक शैली में हिंदी का प्रश्न पत्र आता है और लेटर राइटिंग आती है, तो उसमें आपको केवल अखबार के संपादक के नाम पत्र लिखना होता है एपीओ में, जे में कोई लेटर वगैरह नहीं है। लेकिन आरओ में 5-6 प्रकार के प्रपत्र, परिपत्र, कार्यालयीय आदेश, किसी अधिकारी मित्र के नाम भी पत्र पूछ सकते हैं। कभी कभी सिंपल पूछ सकते हैं कि आप अपने पिता के नाम पत्र लिख के दिखाइए। तो ये मतलब कहने का वो क्योंकि विभागीय है और समीक्षाधिकारी का काम ही है, जो कार्यपालकीय आदेश जो जारी होता है, जो वहाँ से कमी कोई आर्डर जीओ गवर्नमेंट जारी करती है, तो यही ये जो सचिव लोग होते हैं, जो समीक्षा अधिकारी होते हैं, यही वेरीफाई करके वो आर्डर कंसीडर करते हैं, जो आपके उसके द्वारा जो आज के तकनीकी युग में फॉर्मेट ईमेल के द्वारा सबके मोबाइल में पहुंच जाता है, अधिकारी मित्रों को आज्ञप्ति वो पहुंच जाती है ना। तो वो जो कहते हैं ज्ञापन, मेमोरेंडम, कुछ भी वहाँ से निकलता है जीओ के तौर पे, तो उसमें कोई भी फॉर्मेट हो जिनके लिए वो प्रतिलिपि जानी होती है, वो उन जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों जिनसे संबंध हो रखता है, वो रिपोर्ट या वो आदेश वो तत्काल प्रभाव से इसी परिपत्र के माध्यम से पहुंचता है। ये आरओ का हिस्सा है, इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो माइंड में अगर आप डेडिकेटेड हैं यूपी एपीओ के लिए, यूपी जे के लिए, तो आप वहाँ हिंदी को लर्न के हिसाब से अपने पोर्शन वाले हिंदी पर काम करेंगे। उसके चक्कर में लालच में आकर के अपनी ऊर्जा अगर उधर भी बहाना चाहेंगे तो इधर आपकी गहराई खत्म हो जाएगी। आपको हो सकता है हिंदी में नंबर ठीक ठाक मिल जाए, लेकिन आप जिस समय ला को गहरा करना चाहिए था, मजबूत करना चाहिए था, स्ट्रांग करना चाहिए था, उस समय आप आरो में उलझ गए, जिसका नतीजा ये होगा कि आप अपनी ही, कहते नहीं वो कहावत है, मेरी कश्ती वहाँ डूबी, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बिल्कुल कम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनों में लूटा मतलब ला वाले पोर्शन में ही हार मार गए। जैसे आपने अंकपत्र देखा, 200 में 100 नंबर लैंग्वेज के पेपर में 40 नंबर का मिलना बिल्कुल असंतोषजनक है। और ये इस बात की संभावना भी लिए हुए है कि अगर सही ढंग से काम किया जाए तो इसी एक सिंगल पेपर में 25 से 30 नंबर बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है।
तो आप ये देखें अपने रिजल्ट में कि आपकी पोजीशन कहाँ किस तरीके से ले डाउन है। अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो उसको सुधारने का समय नहीं है, क्योंकि कम से कम बड़े स्तर पर कमी पाटने के लिए 5 महीना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है 5 महीने में कम से कम प्री होकर के मेंस की डेट तो लगी जाएगी, प्री का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। सरकार इस समय थोड़ा सा चुनावी माहौल की वजह से मध्य प्रदेश में आप जान रहे हैं चुनाव हो रहा है और नवंबर में ही उसे समाप्त होना है। तो अगर आपके पास आंकड़े हों, करंट अफेयर्स की किताब हो, या गूगल पे ही सर्च मार देंगे कि मध्य प्रदेश का चुनाव कब और वोटिंग कब है, तो ये चुनाव जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, जितने एक ही चरण में हो रहा है वहाँ, तो ये जो गवर्नमेंट का इस समय गवर्नमेंट मैंने देखा, जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनको मैंने छत्तीसगढ़ में प्रचार करते देखा। ये जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, इनको मैंने देखा मध्य प्रदेश में प्रचार करते हुए। अखिलेश यादव जी का जाना, वो भाई उनके पास काम नहीं है, यहाँ कोई उनका पार्टी नहीं है, वो जा सकते हैं, लेकिन आप कम से कम जो लोग जिनकी जिम्मेवारी है कि यूपी को चलाए, वो उप मुख्यमंत्री और सांसद होकर के आप वहाँ दूसरे राज्य में जाकर के प्रचार करें। वहाँ के आपके कार्यकर्ता नहीं हैं, आपके नेता नहीं हैं वहाँ जिनका अपने लोकल, बल्कि ये इसका बैड इफेक्ट भी पड़ता है कि कैसा फायर ब्रांड रहता है, किसको आप ऐसी पार्टी है जो वहाँ के लोकल लोगों को नहीं प्रोग्रेसिव कर पा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कंडीशन गवर्नमेंट में चल रही है, ये बहुत अच्छी नहीं है और वो नुकसानदेह हम लोगों के लिए किस संदर्भ में है। अगर वो सरकार पूरे मनोयोग से यहाँ काम करे तो उस घटनाक्रम पर विचार करेगी कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उस तरीके की भर्ती का, प्रोग्रामिंग का, अध्याचन का, कार्यभार का थोड़ा मुख्यमंत्री के रहने से दबाव बनता है अधिकारियों पर। नहीं, अधिकारी निश्चिंत हो जाते हैं कि बाबा तो गए हैं भी मध्य प्रदेश में प्रचार करने। उसका नतीजा होता है कि 5-10 दिन भी लेट कर दिए तो कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी एज निकल जाएगी 5-10 दिन लेट करने से। जैसे समझिए 2023 में अगर ये पीओ आए तो 1 जुलाई 2023 से डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर 24 में ये खिसक गया और अगर कहीं ये लिया कि 1 जुलाई 2024 से, तो ओवरलेज होंगे लड़के कि नहीं, उनका क्या दोष है भाई। ऐसे एचजेएस की वैकेंसी 2022 करके आनी है, इस साल नहीं दिए, 22 की वैकेंसी है, 22 में भी नहीं दिए, 23 में भी नहीं दिए, 24 लगने जा रहा है। अब इसमें वो जो एज लगाएंगे, बताता है हाई कोर्ट का इतिहास इलाहाबाद, कि जिस सेशन में वो वैकेंसी निकालते हैं उसके 1 साल आगे से लेते हैं। अगर ऐसा है तब तो 2024 में अगर ये मान लीजिए वैकेंसी निकालते हैं, जैसी संभावना बन रही है, 23 में विज्ञापन अगर संक्षिप्त नहीं आता है, तो अगर आ जाता है तो उसमें भी स्वाभाविक है 1 जनवरी 2024 से लें, क्योंकि 23 में आ रही है। और अगर 24 में ही आता है तो कौन पता 1 जनवरी 2025 से लें। ऐसा ये करते रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती जब तक वो नोटिफाइड ना हो जाए। तो बेसब्री से हम लोगों का इंतज़ार 1 जनवरी 2023 के लिए यूपी एचजेएस के लिए, यूपी जूनियर डिवीज़न के लिए और यूपी एपीओ के लिए विज्ञापन, तीनों के विज्ञापन के लिए बेसब्री से है। देखिए होता है क्या। हम लोग वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। साथ ही बिहार एपीओ के फाइनल रिजल्ट के प्रति भी आसान्वित रहिए। जेएलओ का जो पेपर दे के आए हैं उसका आंसर शीट आ चुका है। जो लोग नहीं जानते हैं आंसर शीट से मिलान कर लें। अच्छी खासी मेरिट पे सीटें लिमिटेड हैं, इसलिए मेरिट बहुत चढ़ेगी। तो उसमें मैं शुरू से कह रहा था, अपनी ऊर्जा जा करके, अपना ध्यान भटका करके, अपनी समय नष्ट करके अपना उत्तर प्रदेश का कैरियर चौपट मत करो। लेकिन जो लोग गए हैं, पैसा किया, समय खर्च किया, रहे, दिया, तो उसका अनुभव तो उनको ज़रूर मिला होगा। साथ ही मैं ये कहूँगा कि वो जो क्वेश्चन आए हैं, मैंने भी देखा, उस क्वेश्चन से थोड़ा टफ ही क्वेश्चन की तैयारी रखिए। पहली बार मैंने देखा कि जेएलओ के पेपर में काफ़ी, या तो ऐसा भी होता है कि लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर यही चीज़ विदाउट टीचिंग हम अगर जज करते तो शायद मुझे कुछ टफ नज़र आता। कहने का दृष्टिकोण मात्र ये है कि चाहे जेएलओ का पेपर हो, चाहे छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी का पेपर हो, चाहे बिहार में जो एचजेएस का फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर से नई वैकेंसी आने का सवाल हो, चाहे मध्य प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा की 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को जो पेपर होना है उसका पेपर हो, इन सारे पेपर जो आउट ऑफ स्टेट यूपी हैं, उसके लिए आपके पास इतना मतलब डेडिकेशन नहीं रखना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए, ये परीक्षाएं देने से रोकिए भी मत अपने आप को। बहुत कुछ सिखाती हैं परीक्षाएं, लेकिन अंदर से संकल्प आपका होना चाहिए कि अगर यूपी पे आपको फोकस होकर के सफलता प्राप्त करनी है जेएपीओ एचजेएस में से, तो आप अपना ध्यान गढ़ाइए, केंद्रित कीजिए,
दिग्भ्रमित मत होइए, शिथिल मत पड़िए, विलासिता के चक्कर में मत आइए। ये सब चीज़ें आपको अगर दिग्भ्रमित नहीं कर रही हैं तो यकीन मानिए आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। 2024 अक्टूबर के बाद से काफ़ी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि 2024 में अगर आप परीक्षाएं फेस कर रहे हैं, चाहे तीनों में से किसी की ये तीनों, तो ये भी दिमाग में रखिए कि 24 में अगस्त के पहले कुछ रिजल्ट या आपके पास कोई इनकम के क्षेत्र में आप चले जाएं ज्वाइन करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। चाहे जे हो, चाहे एचजेएस हो, चाहे एपीओ हो, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है मिनिमम डेट में लगा रहा हूं अगस्त लास्ट 2024 के पहले कोई भी रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। परीक्षाएं हो जाएंगी लेकिन फाइनल रिजल्ट जिसमें नौकरी होती है, जिसमें रिजल्ट आपका पॉजिटिव होने पर आपको अत्यंत प्रसन्नता होती है, ये सब 30 अगस्त के बाद ही। मैं तो ऐसे मानता हूं कि 30 अक्टूबर का समय आ जाए 2024 में कोई ताजुब नहीं है। समझ रहे हैं? तो आइए, 26 मिनट हो गया है, 4 मिनट हम आपको धनतेरस और दीपावली के बीच का दिन है, हम थोड़ा श्री गणेश कर देते हैं कि देखिए इतिहास में, प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल जरा देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस में 2020 में भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलाए? अब सिक्के हर राजवंश के लोग चलाए हैं, लेकिन अब ऐसा सवाल किस किताब से पढ़ते हैं आप? देखिए, तो इसमें ऑप्शन दिया है चालुक्य, दूसरा दिया है चोल, तीसरा दिया है राष्ट्रकूट और चौथा दिया है पल्लव। तो इसके आंसर में राष्ट्रकूट भी ऐसे थे जिन्होंने सिक्के नहीं चलाए थे और पल्लव भी ऐसे थे जिन्होंने अपने सिक्के नहीं चलाए थे, जबकि अन्य दोनों राजवंश के शासकों ने सिक्का चलाया था। तो अब इसमें ऐसा एक सवाल है, ये मैंने जानबूझ के आपसे पूछा कि ये डिस्प्यूटेड है, मतलब इसमें राष्ट्रकूट भी हैं जिन्होंने अपने सिक्के नहीं चलाए थे और पल्लव भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिक्के नहीं चलाए थे। लेकिन आप जानकारी रखिए, अगर ये सवाल दोबारा परिवर्तित होकर आता है और सिक्के ना चलाए जाने के संदर्भ में पूछता है तो इसके लिए बहुत इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आप लगभग याददाश्त में रखिए कि राष्ट्रकूट और पल्लव दो ऐसे साउथ इंडिया के शासक रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कोई सिक्के नहीं चलाए। इंटरेस्टिंग है ये सवाल, इसीलिए पूछा गया। तो आप एक चीज़ है, जैसे पूछा गया एक तरफ इंस्क्रिप्शन और एक तरफ रूलर, यानी एक तरफ अभिलेख और एक तरफ उसके शासक। एक तरफ लिखा गया अभिलेख जो है नासिक, हाथी गुम्फा, भितरी और गिरनार, ये सब हैं अभिलेख। और रूलर का नाम एक तरफ लिखा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम। तो इसका परफेक्ट आंसर ये होगा, ये 2017 समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें इसका करेक्ट आंसर होगा अभिलेख। इसके बारे में और ये भी मैं बताऊँ आपसे, जो मैं लाइव में आपसे चर्चा करूँगा या एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर आप हमारा वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरी कोशिश ऐसे क्वेश्चन पे आपसे बातचीत करने की नहीं होगी जो हम आप सुनाएं और इसको थर्ड आदमी जब यूट्यूब पे देखे तो उसको खुश करने या उसको सब्सक्राइब करने के मकसद से नहीं, ये मेरा मकसद सीधा है कि जो नवीनता, मौलिकता को बढ़ाते हुए आपके प्रारंभिक परीक्षा में सही करने की प्रायिकता को बढ़ा दे, जीएस की भूमिका को बेहतर कर दे, जीएस में आप मुख्य परीक्षा के स्तर पर, प्री परीक्षा के स्तर पर बेहतर तथ्यों के संग्रह में आ जाएं, ये हमारी कोशिश होगी। ये नहीं कि जीएस के नाम पर चूंकि लड़के कुछ जानते नहीं तो उनको बिल्कुल उल्लू बनाने के मकसद से मैं काम करूं, नहीं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम और आ रही है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि वो कह सकता हूँ परमात्मा की कृपा कि बच्चा इतना जीएस पढ़ के आ रहा है, इतना टैलेंटेड है
और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो अपने बेसिक लॉ फीचर्स या जीएस फीचर से बहुत वाकिफ़ हैं, वो हमारे किसी भी ऐसे तथ्य को बड़े आराम से रीड कर सकते हैं कि सर को यहाँ नहीं पता है। तो ऐसे मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मेरे पास गधों की भीड़ नहीं है। ए टू जेड या तो इंटरव्यू फेसर कम से कम 4 बार मेंस लिखा है, उसको उल्लू ना बना पाते। जो अभी 20 में एलएलबी करके आया है, छू मंत्र पता नहीं, उसको बनाइए गोगा गाई बसंत कमाई, वो बना भी रहेगा। साइकोलॉजी से खेलिए जैसे कोचर खेल रहे हैं। तो इसमें देखिए, हम इस सवाल को जो हम भी पढ़ रहे थे, एक तरफ अभिलेख एक तरफ शासक, रट जाइए। इसमें से सिंगल वे में पूछ सकता है कि कौन सा स्थल किस अभिलेख से कनेक्ट होता है। तो नासिक महाराष्ट्र में है, उसमें जो अभिलेख है वहाँ का, उसको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बनाया। उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख आता है, ये खारवेल, ये मध्य प्रदेश का इलाका है। और खारवेल जो था ये जहाँ तक मुझे यकीन आता है ये चोल शासक था। खारवेल नहीं, खारवेल मध्य, इसके बारे में डिटेल में जानकारी तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन खारवेल प्राचीन भारत में हाथी गुम्फा अभिलेख, ये जहाँ तक यकीन है गुप्त शासकों में से कोई है। ये भितरी का अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त, भितरी का अभिलेख कई बार पूछते हैं। पिछली बार भी शायद यूपी 2022 में ये क्वेश्चन था। तो भितरी का अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंध रखता है। गिरनार, रुद्रदामन प्रथम और एहोल पुलकेशिन द्वितीय, एहोल के बारे में बहुत बार पूछते हैं। तो ये जैसे जो नए लड़के हैं जो अपने जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पिछली बार उनके नंबर बहुत कम रहे हैं, तो इसके बहुत स्टोरी में न जाकर के लगभग रटें। लगभग रटने का फ़ायदा क्या होगा कि उससे जुड़ा अगर सवाल आया तो दिमाग आपका हिट करेगा, और जब 100% क्लियर हो तभी करें, अन्यथा माइनस मार्किंग में आपके नंबर कटेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। खारवेल कलिंग का शासक था। देखिए आया, खारवेल की जो बात अभी हो रही थी वो कलिंग का शासक था, तथा उसके अध्ययन का प्रमाणिक स्रोत उसके द्वारा लिखवाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पर अंकित है। इस अभिलेख के अनुसार वह महामेघवाहन वंश का था, जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है। सोचिए, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना तथा 24 वर्ष की अवस्था में सत्ता प्राप्त की। खारवेल ने कलिंग नगर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसने मुसिक नगर पर आक्रमण किया। चौथा, भारतवर्ष का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख है। समझिए, भारतवर्ष का उल्लेख करने वाला पहला शिलालेख है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें देखिए खारवेल के बारे में जानकारी मिल रही है, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। यह स्पष्ट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ऐसे ही एक लिस्ट दी गई है, सूची 1 सूची 2। एक में दिया गया है शासकों का जो शासक थे, और एक तरफ दिया गया है उनके द्वारा जो मुद्रा प्रयोग में आती थी वो किस प्रकार की थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी समीक्षा अधिकारी 2016 का है। सोचिए कैसे प्रश्न बनते हैं। एक तरफ लिखा है कुषाण, दूसरे तरफ लिखा है ये सोने और तांबे के इन्होंने क्या है सिक्के चलाए। फिर गुप्त लिखा है, फिर स्वर्ण और रजत, फिर लिखा है सातवाहन, इनके सामने लिखा है सोने के सिक्के चलाए। फिर लिखा है कलचुरी, इसके सामने लिखा है कि स्वर्ण, रजत और ताम्र यानी तीनों प्रकार के सिक्के चलाए। तो सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नहीं करवाया था, जबकि जो आप प्रश्न देखिए तो सातवाहन स्वर्ण इसमें प्रश्न में मेंशन है, इसलिए यही गलत है। बाकी तीनों सही, यानी कुषाण स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलाए, गुप्त स्वर्ण और रजत के, और कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों के। सातवाहन एक ऐसे थे जिन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलवाए, उसके जगह पर उनके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा या पोटीन के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। तो एक पॉइंट जब क्लियर है कि किसी कीमत पर सातवाहन स्वर्ण चलाए ही नहीं और इसमें ऐसा मेंशन है, तो सी वाला गलत हुआ। ऐसे ही तमाम सवालों पर जो ये प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण हैं, सब पर नहीं, जो महत्वपूर्ण है उसको हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। भीमबेटका, हथनौरा,
सराय नाहरलाय और दमदमा। तो इसका उत्तर है हथनौरा। सोचिए क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान में मिला है? फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ द प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन बीइंग फाउंड इन इंडिया? तो इसका सही आंसर दिखा रहे हैं हथनौरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया के मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो एरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है, तो अन्य इसे विकसित होमोसेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। सोचे, यानी हथनौरा एक ऐसी जगह है जिसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। बताइए, यूपी पीसीएस में स्पेशल जब सब्जेक्ट हुआ करता था 2008 में, एमपी पीसीएस में 2008 में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2006 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे बिहार में सरल क्वेश्चन होता है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम व्हिच रिवर वैली ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी। समझ रहे हैं, यूपी के संदर्भ में चाहे बीपीएससी के संदर्भ में ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा गया कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? उत्तराखंड पीसीएस में नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस के साथ साथ स्पेशल जीएस में पूछा गया था। क्या पूछा गया? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान कहाँ है? यानी कहाँ से साबित होता है कि पशु जो पाषाण काल के लोग थे पशु भी पालते थे? इन रेफरेंस ऑफ मेसोलिथिक पीरियड द प्लेस फ्रॉम द वेयर द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड। तो इसका सही उत्तर है आदमगढ़। ठीक है, और ये जगह कहाँ है इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। आदमगढ़ जो है वह प्रतापगढ़, सराय नाहरलाय और मदहदा गंगा नदी घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नाहरलाय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज केसी ओझा ने की और 1969 में। यहाँ से 14 सावधान तथा 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4 मानवों को लिटाया गया है। महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज लाल बिहारी पांडे ने किया। ये पूछ सकते हैं। यहाँ से युग्मित समाधियों तथा बध स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहरलाय और महदहा से पाषाण, हड्डी और श्रृंग के आभूषण प्राप्त हुए हैं। इनमें श्रृंग के आभूषणों से कुंडल एवं मुद्रिकाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी क्षेत्र में महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दमदमा नामक मध्य पाषाणिक स्थल का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य हुआ। दमदमा से 41 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें 35 कब्रों में एकल सावधान, 5 कब्रों में 2 मानव सावधान तथा 1 कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ मिडिल स्टोन एज बोन मेड ऑर्नामेंट्स आर फाउंड? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बागौर, दूसरा है बघौर 2, तीसरा है बीरभानपुर और चौथा है महदहा। इसका सही उत्तर है महदहा। इसी प्रकार अगर ज़्यादा हम करेंगे तो 40 मिनट होने जा रहा है, जो कि 20-25 मिनट हमने वैसे भी बात कर ली है। इस पर हम दीपावली के बाद, जैसा हम कह रहे हैं, 14 तारीख से लाइव आपसे पर डे चर्चा करेंगे और जो क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे आपसे इसी तरीके से बात करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। यकीन मानिए इनसे जुड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम में निश्चित दिखेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो पूरी हुई। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा या एपीओ के लिए प्रयत्नशील हैं, तो उसके प्री मेन की टेस्ट सीरीज जीके के
क्रैश कोर्स संबंधी क्लास और साथ ही साथ आईपीसी पुलिस एक्ट रेगुलेशन सिवाय जीएस के एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्रैश कोर्स का बैच जो उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी एचजेएस और यूपी एपीओ के लिए समान रूप से मेरे द्वारा चलाई जा रही है, उससे जुड़ने के लिए आप 7705090393 व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। 40 मिनट 14-15 सेकंड का ये वीडियो पूरा हुआ। आप सभी लोग पढ़ाई करें, उत्सव मनाएं और नए रूप से नई ऊर्जा के साथ फिर से लग जाएं। इसी मनोकामना के साथ आज की वाणी विराम देता हूं। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।